ये कहानी एक पिता की है, एक बाप की है। एक ऐसा बाप जो खुद अतुल की तरह तो नहीं, लेकिन अतुल की तरह ही अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है, वो छोटा सा। और उस यूट्यूब पे वो एक दिन आता है और आखिर में एक लाइन कहता है कि जो मैंने किया है ये देश की तमाम बेटियों के नाम पर है। और उसने क्या किया था? एक कत्ल। एक शख्स जो कुवैत में नौकरी करता है पिछले 15 सालों से, नौकरी करने के दौरान अचानक वो अपने मालिक से एक दिन कहता है कि मुझे सिर्फ 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। वो 4 दिन की छुट्टी लेता है। कुवैत में रहने वाली अपनी बीवी, अपनी सास से कहता है कि मुझे ज़रा दूसरे शहर में ही कुवैत में जाना है, मैं लौट आऊँगा 2 दिनों में। और उसके बाद वो निकलता है और फिर लौट भी आता है। लेकिन ये आने और जाने के दरमियान वो एक ऐसा काम कर जाता है जिसके बाद एक पूरे स्टेट की पुलिस सन्न रहती है। सन्न इस बात पर नहीं रहती है कि वो क्या हुआ, बल्कि सन्न इस बात पर है कि पुलिस जिस चीज़ को पता नहीं कर पाई वो खुद ही उसको बता रहा है और खुद ही उसका खुलासा कर रहा है। ये कहानी आंध्र प्रदेश के एक शख्स की है। चूंकि इसमें एक माइनर है, माइनर के साथ यौन शोषण का मामला है, तो इसलिए फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लेने से फिर पता चल जाती हैं चीज़ें। लेकिन आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट की ये कहानी है। इस आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक बेटा था। करीब 15 साल पहले अपने एक जानकार के जरिए वो कुवैत पहुंचता है। कुवैत में उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। अब वो वहीं रहता है, ठीक ठाक पैसे होने लगते हैं, घर में भी अपने बुजुर्ग माँ बाप को पैसे भेजता है। फिर इसके बाद अब चूंकि वो सेट हो गया था वहाँ, वापस आता है। एक रोज़ उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद पत्नी यहीं है, वो कुवैत में है, आना जाना लगा रहता है। इस दौरान में उन दोनों को एक बेटी होती है। अब बेटी के होने के दौरान, उसी दौरान में उस चूँकि अपनी पत्नी को भी 1-2 बार कुवैत ले गया, तो उसकी पत्नी की जॉब भी कुवैत में लग जाती है। अब पति पत्नी दोनों कुवैत में हैं। इस दौरान में फिर बेटी होती है, वो लोग आंध्र प्रदेश लौटते हैं। फिर ये होता है कि अभी बेटी के वहाँ देखभाल कौन करेगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों तो काम कर रहे हैं। तो फिर ये होता है कि वो शख्स अपनी सास से कहता है कि आप हमारी बच्ची को पाल लें, जो भी पैसे होंगे हम खर्चा। और चूँकि उस दौरान तक उसके ससुर की डेथ हो गई, तो सास ही थी घर में। अब वो उसकी छोटी सी बेटी 1 साल की उम्र तब थी, सास को दे देता है, वो पाल रही होती। फिर बीच में वो कुवैत लाता, ले जाता, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब बेटी करीब 12 साल की हो गई। 12 साल की हो गई, इधर सास की तबीयत भी अब ख़राब रहने लगी। वो इंसान अच्छा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो सास की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मी को तो उनको कुवैत बुला लेते हैं, हमारे साथ रहेंगी, हम देखभाल भी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई है नहीं देखभाल करने के लिए। तो अब सास को भी वो कुवैत बुला लेता है। लेकिन अब सास को कुवैत बुलाने के बाद एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि बेटी को किसके पास छोड़े, कौन उसका लालन पोषण करे। और कई वहाँ पे दिक्कत थी कुवैत में, इसलिए वो अपनी बेटी को साथ नहीं बुला पा रहा था। तो फिर ये तय हुआ कि बेटी अपनी मौसी के घर रहेगी, छोटी मौसी, मतलब उसकी माँ की छोटी बहन। और जो भी उसका खर्चा होगा, पढ़ाई लिखाई, रहने खाने पीने का, वो कुवैत से भेजेगा। अब ये सब कुछ डन हो गया। अब बेटी छोटी मौसी के पास रहने लगी। बीच में वो लोग आते, कभी छुट्टियों में बेटी कुवैत जाती, वो दोनों पति पत्नी आते, बेटी के साथ खेलते। लास्ट अभी जब माँ आई, स्पेशली पिता आए नहीं, तो अपनी बेटी से मिली। तो बेटी ने कुछ चीज़ें बताई और माँ एकदम सन्न। बेटी ने बताया कि माँ एक घर में जो उम्र दराज शख्स है, 59 साल उम्र है, यानी उसकी छोटी मौसी के ससुर, उसने कहा हमें वो गलत जगह पर छूते हैं। अच्छा, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा जागरूकता है, तो उस बच्ची को बता दिया गया था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, तो उसे ये पता था। अब माँ जब ये सुनी तो उसे लगा ये क्या, उसे एक तो यकीन नहीं आया, क्योंकि उसकी अपनी छोटी बहन का ससुर, और वो 12 साल की मासूम बच्ची, और उसके साथ एक तरह से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसको गलत जगह पर छू रहा है। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, फिर उसने अपनी बेटी से डिटेल में बात की। फिर बेटी ने कहा, छोटी थी लेकिन उसे पता था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। उसने माँ को सारी बात बताई। अब बच्ची की माँ ने अपने उसके पिता को कुवैत में फ़ोन करके कहा कि इस तरीके से कह रही है और यहाँ इस घर में ये हो रहा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। पिता को भी बहुत गुस्सा आया।
एक तो बहन बहन से बात की तो छोटी बहन ने भी कहा कि हाँ हो सकता है उनके ससुर थोड़े इस तरीके के हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो पिता सख्त, उसने अपनी पत्नी से कहा फौरन जाओ और जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में मॉलेस्टेशन का रिपोर्ट लिखो कि हमारी बच्ची के साथ यही हो रहा है। अब बच्ची की मां बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जाकर कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करती है कि बच्ची और उसके साथ इस तरीके से हो रहा है, और बच्ची खुद बताएगी। पुलिस वाले कंप्लेंट सुनते तो हैं, लिखते नहीं हैं, और फिर कहते हैं अच्छा मैं बुलाते हैं। उसके बाद वो उसके ससुर को बुलाते हैं, हड़काते हैं, डांटते हैं, कहते हैं आइंदा शिकायत आए तो तुम देख लेना, और छोड़ देते हैं। अब इधर माँ को वापस जाना है, दो ही सूरत है कि बेटी को साथ लेकर जाए, क्योंकि अब बेटी को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके पीछे में क्या होगा पता नहीं। और जो छोटी मौसी है वो भी अब इस बात की गारंटी नहीं ले रही, यानी कि उसके पति की जो साली लगती है क्या होगा। उधर पति ने कहा कि नहीं पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, वो बता रही कि हमने लिखाया पर उन्होंने केस तो दर्ज नहीं किया, डांट कर भगा दिया। उसने कहा नहीं दोबारा जाओ। पत्नी दोबारा पुलिस स्टेशन जाती है अपनी उसी 12 साल की बच्ची को लेकर, और कहती है कि साहब ये मामला बहुत संगीन है, गंभीर है, एक बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, और हमने तो ये सुना कि हमारे देश में माइनर या फिर महिलाओं को लेकर जो क्राइम हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस बहुत जागरूक है, तो आप केस क्यों नहीं दर्ज करें, आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। पुलिस वाले ने कहा कि देखो हमें पता है वो आदमी के तुम फंसा रही होगी किसी साजिश में, और हमें मत सिखाओ किसे अरेस्ट करना है, कौन सी धारा लगानी है, रिपोर्ट लिखनी भी है कि नहीं। तुमने अगर ज़्यादा कुछ किया तो तुम कुवैत में काम करती हो, तुम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें ही अंदर कर देंगे। बीवी घबरा गई, उसने अपने पति से ये बात बताई। पति ने कहा एक काम करो, तुम बेटी को लेकर कुवैत आ जाओ। पत्नी अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर कुवैत पहुंच जाती है। कुवैत जाने के बाद वो सारी बात अपने पति को बताती है। पति सब कुछ सुनता है, कुछ उसके जरिए थे, उसके जरिए भी वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करता है, कोई काम नहीं आया। पति पत्नी अब मिलकर बात कर रहे हैं कि 12 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ, और वो बच्ची कम से कम इतनी अक्लमंद थी कि उसने बता दिया, वरना क्या होता और आगे चलकर क्या होता। और अगर इस बात को यूं ही छोड़ दें तो मालूम नहीं कि इस बच्ची को साथ क्या करे वो, अगला शिकार कौन बच्ची हो, और वो बच्ची बता पाएगी कि ना बता पाए। तो ऐसे शख्स को खुलेआम छोड़ना मतलब बेहद खतरनाक होगा। लेकिन कानून मदद नहीं कर रही, पुलिस से मदद मांगी, पुलिस दे नहीं रही है, क्या करें। पति और पत्नी बैठते हैं और दोनों तय करते हैं कि नहीं, कानून ने सज़ा नहीं दिया, हमें अपने हाथ में कानून लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मजबूरी हो तो फिर कानून हाथ में लेने में कोई गलत नहीं है। पत्नी की सहमति थी, पति ने बात की, उसके बाद ये तय हुआ कि अब कानून नहीं वो खुद इंसाफ करेगा। पति एक छोटा मोटा अपने नाम का ही एक यूट्यूब चैनल चलाता था तेलुगु भाषा में। इसके बाद वो अपनी कंपनी से जहाँ वो काम करता था 4 दिन की छुट्टी लेता है, 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। 6 दिसंबर से छुट्टी शुरू हुई, 6 दिसंबर की उसने एक फ़्लाइट पकड़ी सीधे कुवैत से चेन्नई के लिए। चेन्नई जब पहुंचा तो रात हो गई। लैंड करता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो टैक्सी लेता है, और टैक्सी से लेने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसे जाना है। जब वो उस डिस्ट्रिक्ट के उस गांव में पहुंचता है तो वो रात हो चुकी थी, बल्कि अब रात भी तीसरे पहर में जा रही थी। रात का अंधेरा था, जिस इलाके में ये था वहाँ पे आमतौर पर सन्नाटा भी होता है, और उसे ये पता था कि वहाँ पे वो रह चुका है कि वो शख्स, वो 59 साल का उसकी साली का ससुर रात को कहाँ सोता है। बड़ी खामोशी से वो अपना टैक्सी से उतरता है और अब पैदल गांव की तरफ जाता है। उस घर के करीब जाता है, पूरा गांव सो रहा है। उसके हाथ में लोहे का एक सरिया था जो वो लेकर आया था, वहीं चेन्नई से उसने लिया। उसके बाद सोते हुए चारपाई पर उस शख्स को रात के अंधेरे में जाकर एक जोर का वार उसके सर पे मारता है। आवाज़ भी नहीं निकलती। इसके बाद दूसरा वार मारता है, आसपास कोई नहीं था। इसके बाद वो टटोलता है, देखता है जख्म कितना गहरा है, उसे यकीन हो चला कि वो मर गया है। वापस सरिया वहीं फेंकता है, गांव से निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने वो टैक्सी से जिससे आया था उसको रुकवा कर रखा था। उसी कैब में बैठता है और सीधे चेन्नई के लिए निकल जाता है। अब सैटरडे हो चुका था। चेन्नई में उसकी वापसी की फ़्लाइट पहले से बुक थी।
चेन्नई पहुंचकर वो सीधे एयरपोर्ट जाता है, फ्लाइट जो टाइम था टाइम पर। इसके बाद वो आराम से बिना किसी खौफ के चेक इन करता है, बोर्ड होता है और चेन्नई से वापस कुवैत पहुंच जाता है सैटरडे की रात और संडे की सुबह के दरमियान। अब वो वहाँ पहुँच गया, इधर सुबह हुई, गांव में सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि सर पर गहरी चोट से एक 59 साल का शख्स मरा पड़ा है। फ़ौरन पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है, पर ऐसा कोई सुराग ही नहीं मिलता कि कातिल का पता चले। कत्ल की वजह भी नहीं मालूम, क्या दुश्मनी हो सकती है ये भी पता नहीं। तो पुलिस अपना यूं ही खाना पूर्ति के लिए तफ्तीश कर रही है, कोई पता नहीं चल रहा है। संडे से मंडे हो गया, मंडे से ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे से वेडनेसडे हो गया, कातिल का कोई पता नहीं। उधर कुवैत में पहुंचकर वो शख्स अब डेली अपने आंध्रा के तमाम तेलुगु अखबार या वेबसाइट या न्यूज़ चैनल उनको वॉच कर रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है, सोशल मीडिया पे मॉनिटर कर रहा है कि इस गांव में जो कत्ल हुआ उसका अपडेट क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, क्या कातिल के बारे में कोई नाम का खुलासा हुआ, लोग क्या कह रहे हैं। तो वो जो लोकल चैनल था उन तक को जानता था, चूँकि वहाँ का, वो उनको फॉलो कर रहा है। वेडनेसडे की रात तक उसने सारे चैनल खंगाल डाले, लोकल वेबसाइट, न्यूज़पेपर। तो उसने देखा कि हर जगह यही है कि कातिल कौन है पता नहीं, और पुलिस इतनी सीरियस भी नहीं है कि कातिल को पकड़ा जाए, केस इतना हाई प्रोफाइल था नहीं। उसे लगा ये तो पुलिस कातिल तक पहुंच ही नहीं रही है। अब उसके अंदर बेचैनी शुरू हुई कि ये क्या है, अभी तक मतलब मुझे लगता था कि कातिल के तौर पे मेरा नाम ही आ जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है। वेडनेसडे की रात बीती, थर्सडे की तारीख आ गई। थर्सडे यानी कि 12 दिसंबर। अब वो बैठता है, अपना उसका यूट्यूब चैनल था उसी के नाम पर, उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है तेलुगु भाषा में। वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके बाद उसको अपने चैनल पर अपलोड कर देता है। इधर वीडियो कुवैत में अपलोड होता है, इधर आंध्रा के उस डिस्ट्रिक्ट में हंगामा मच जाता है, क्योंकि 7 दिसंबर को यानी सैटरडे को जो कत्ल उस गांव में हुआ था, उस कत्ल की जिम्मेदारी कुवैत में बैठा एक शख्स अपने ही यूट्यूब चैनल के जरिए ले रहा था। बाकायदा उसने इसमें पूरी अपनी कहानी सुनाई। कहानी यही थी कि कैसे उसकी 12 साल की बच्ची के साथ घर के अंदर उसको मॉलेस्ट किया गया, उसको गलत जगहों पे छूने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, कानून पुलिस किसी ने मदद नहीं की। तो इसीलिए मुझे खुद कानून हाथ में लेना पड़ा और मैं कुवैत से आया, मैंने 4 दिन की छुट्टी ली, मैं इस फ्लाइट से पहुंचा चेन्नई। चेन्नई से उतरकर मैं ऐसे उस गांव तक गया, गांव में जाकर मैंने लोहे के सरिये से 2 वार उसके सर पर किए। वापस मैं कैब में पहुंचा, कैब में पहुंचकर वापस चेन्नई आया। चेन्नई की रिटर्न टिकट पहले से थी वापस कुवैत की, फ्लाइट में बैठा, यहाँ आ गया। आने के बाद अगले 4 दिनों तक मैं नज़र रख रहा हूँ कि उस कत्ल का कोई खुलासा हो, कातिल का नाम हो, बट कुछ नहीं। तो फिर मेरे अंदर के ज़मीर ने कहा कि नहीं, अगर तुमने कत्ल किया है और उसकी वजह कुछ और है तो फिर आगे बढ़कर जिम्मेदारी लो और अपने आप को कानून के हवाले करो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और मैं खुद अपना वीडियो, ये मेरा कन्फेशन है और मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और पोस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पर। और वो जो हमारी लोकल पुलिस है उस तक मैं ये कहना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए कि उस शख्स का कत्ल मैंने किया और ये कत्ल शायद ना करता अगर पुलिस अपना काम कर लेती। आखिर वो ये भी कहता है कि ये कत्ल मैंने सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं बल्कि भारत की हर बेटियों के लिए किया है, उन बेटियों के लिए जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और पता नहीं चलता, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, पुलिस वक्त पर कार्रवाई नहीं करती। तो जब ऐसा नहीं होता तो फिर किसी न किसी को कानून हाथ में लेना पड़ता है। तो ये तमाम बेटियों के लिए मेरी तरफ से एक इंसाफ का पैगाम था और इसलिए मैंने ये किया। और अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं कानून से भागना नहीं चाहता हूँ। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, पर इस कत्ल के बाद भागना जो है मुझे लगा कि सही नहीं है, क्योंकि मकसद मेरा कुछ और था। मकसद था मुझे इंसाफ। एक 12 साल की मासूम बच्ची, मेरी बेटी, उसके दिल जहन पे क्या गुजरी होगी, मैं ये सोच कर सिहर जाता हूँ। ऐसे लोगों को सज़ा देना ज़रूरी है और हमारा कानून इंसाफ इतनी जल्दी उन्हें सज़ा नहीं देता। तो मजबूर होकर मैंने ये काम किया, लेकिन अब मैं उसी कानून की इज्जत करते हुए उस कानून के आगे नतमस्तक हूँ और सरेंडर कर रहा हूँ। अब जब ये वीडियो आया तो पूरे गांव में खलबली मच गई, वायरल हो गया पूरे आंध्रा में। अब आंध्रा में जब वायरल हुआ तो फिर ये हुआ कि भाई पुलिस की लापरवाही, कोताही। अब बड़े बड़े पुलिस अफसर सामने आए, मीडिया पे बयान और ज्ञान देने लगे कि नहीं वो आए थे, पहले इनकी फैमिली डिस्प्यूट का मामला था, कुछ प्रॉपर्टी का मामला था, लीगल मामला था, वो झूठ बोल रहे थे, हमने बुलाया भी था, हड़काया भी था, धमकाया भी था।
लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि अगर एक 12 साल की बच्ची मॉलेस्ट की जा रही है और वो खुद आकर कह रही है, तो फिर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं है? और क्या ऐसे लोगों को सिर्फ आप डांट करके आइंदा ऐसी शिकायत आई थी तुझे अंदर कर दूंगा आप छोड़ सकते हो? ये सारी जो पॉक्सो वॉक्सो एक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है निर्भया के बाद, ये काहे के लिए? सिर्फ बयान देने के लिए। तो कायदे से पुलिस डिफेंसिव मोड पे है, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, और जब पुलिस ने काम नहीं किया तो एक शख्स को क्वैत से चलकर वहाँ पहुँचना पड़ा और कत्ल करना पड़ा। अब यहाँ सवाल ही उठता है कि ये है तो जुर्म, उस शख्स ने एक खून से अपने हाथ रंगे, एक कत्ल किया है, लेकिन इस कत्ल का गुनहगार क्या अकेला वो है? क्या सिस्टम नहीं है? क्या वहाँ की लोकल पुलिस नहीं है? अगर पुलिस उस बच्ची की माँ की बात मानकर रिपोर्ट लिख लेती और उसी वक्त उसे सज़ा देती, पकड़कर अदालत में पेश करती, उसके जुर्मों पर बहस होता, मुकदमा लड़ा जाता, तो एक तो बच्ची भी सेफ होती और न जाने कितनी बच्चियाँ सेफ होती, और दूसरा एक शख्स को कुवैत से आकर यूं अपने हाथ खून से न रंगने होते। तो यहाँ सवाल वही है कि कत्ल उसने बेशक किया, लेकिन इस कत्ल का जिम्मेदार शायद वो अकेला नहीं है। आप लोगों की भी जो राय है उस पर ज़रूर बताइएगा।